हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीवीएससी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ बेसिस ऑफ चार्ट्स के साथ। हमने बेसिस ऑफ चार्ट्स पार्ट 1 में क्या क्या सेक्शन पढ़े थे? सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। सो पार्ट 2 में हमें पढ़ना है सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। तो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन 7। ओके, सेक्शन 7 इज अबाउट इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था कि इनकम रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इज टू बी टेकन इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, है ना। हमने ये पढ़ा था ना कि इनकम रिसीव इंडिया में हो रही है या हम डीम करेंगे कि वो रिसीव हो रही है इंडिया में, उसको हम टोटल इनकम में लेंगे एसएससी की। हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था। ओके, तो सेक्शन 7 में किस किस इनकम को हम मानेंगे कि वो इंडिया में रिसीव किए हैं। सो किस किस इनकम को मानेंगे? फर्स्ट वन इज contribution in excess of 12% of salary to recognized provident fund or interest credited in excess of 9.5% per annum, that is annual accretion to the credit of RPF. Second one is contribution by the central government or other employer under the pension scheme referred under section 80 CCD. Third one is amount transfer from unrecognized provident fund to recognized provident fund being the employer's contribution and interest thereon. So अभी बस इतना ध्यान में रखिए आप कि सेक्शन 7 किस चीज का है? इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का है। ये जो कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है एंड जो 80 सीसीडी सेक्शन है ये आपको समझ में आएगा, पर अभी समझ में नहीं आने वाला। ये आपको समझ में आएगा जब मैं आपको सैलरी चैप्टर पढ़ाऊंगी, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आप बस इतना ध्यान में रखिए कि सेक्शन 7 है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का। ओके, बस इतना ध्यान में रखिए, अभी के लिए इतना काफी है। जब हम सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको मैं ये अच्छे से दूंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते विद सेक्शन 8 के साथ। सो सेक्शन 8 इज अबाउट डिविडेंड इनकम। डिविडेंड तो पता है ना क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट जो कि कंपनी बांटती है। ये तो पता है ना, कंपनी डिविडेंड बांटती है शेयर्स पे, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटती है। सो अगर डिविडेंड इनकम है तो डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होगी, बट टैक्सेबल कब नहीं होगी? अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो। इंडियन कंपनी इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। ये याद रखना, डिविडेंड इनकम मतलब इनडायरेक्टली इसका मीनिंग क्या है कि डिविडेंड इनकम फॉरेन से, मतलब फॉरेन कंपनी डिविडेंड इनकम दे रही है तो वो टैक्सेबल होगी। अगर वही इंडियन कंपनी डिविडेंड इनकम दे रही है तो वो एग्जेम्प्ट होगी पर कौन से सेक्शन के तहत होगी एग्जेम्प्ट? अंडर सेक्शन 1034। ओके, समझ गया डिविडेंड इनकम मतलब क्या होता है? डिविडेंड इनकम इज गिवन इन सेक्शन 8 एंड क्या लिखा है उसमें? इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड इनकम बांटेगी तो वो क्या होगी? वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। एंड फॉरेन कंपनी अगर डिविडेंड इनकम बांटेगी तो वो क्या होगी? वो टैक्सेबल होगी। ओके, समझा सेक्शन 8? तो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन 9। सो सेक्शन 9 इज अबाउट इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। हमने ये भी सेक्शन 5 में पढ़ा था कि इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया इज टेकन इन द इनकम ऑफ अ टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, है ना। हमने ये पढ़ा था ना सेक्शन 5 में कि इनकम अक्रू और अराइज इंडिया में होगी, या डीम करेंगे कि इनकम अक्रू और अराइज इंडिया में होगी तो वो क्या होगी? वो टोटल इनकम में लेंगे। सो डीम कब करेंगे, कब हम मानेंगे कि इनकम अक्रू और अराइज इंडिया में होगी? कुछ केसेस है, कुछ केसेस में हम कब मानेंगे कि इनकम अक्रू और अराइज कब होगी, इंडिया में होगी या इंडिया के बाहर होगी। ओके, तो देखते हैं। इनकम अक्रू और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम, मतलब इसका मतलब समझो, इनकम अक्रू और अराइज बाहर हो रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू और फ्रॉम किस किस के थ्रू? ऐसी तीन चीजें हैं, मतलब इनको इनकम अक्रू और अराइज कहाँ हो रही है? इंडिया के बाहर हो रही है। थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है। हम ये बिजनेस कनेक्शन का मतलब नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। एनी प्रॉपर्टी और असेट और सोर्स इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, हमारे मिस्टर एक्स है प्रोफेसर, मिस्टर एक्स प्रोफेसर है फॉरेन में। अब वो एक दिन के लिए इंडिया आए, उन्होंने यहाँ लेक्चर दिए और वापस से फॉरेन चले गए। मैंने क्या बोली? वो एक दिन के लिए इंडिया आए, उन्होंने यहाँ लेक्चर दिए और वापस कहाँ चले गए? वापस फॉरेन चले गए।
मतलब, और उन्होंने क्या किए, यहाँ से जो भी इनकम हुई वो कहाँ रिसीव किए, फॉरेन में ही रिसीव किए। मतलब इनकम रिसीव कहाँ किए है, फॉरेन में रिसीव किए इनकम। अब हम इस केस में क्या मानेंगे, इनकम अक्रू और अराइज कहाँ हो रही है, इंडिया में हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इंडिया में है उनका, मतलब इंडिया में ही था ना। जो उनकी लेक्चर की इनकम है, जो उन्होंने यहाँ एक दिन में आके जो लेक्चर दिए हैं एक दिन का, वो एक दिन के इनकम को क्या मानेंगे हम, इंडिया की ही इनकम मानेंगे और उसको सेक्शन 9 के थ्रू टैक्सेबल करेंगे, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया के थ्रू। तो ये वाला समझा। अभी सेकंड पॉइंट समझा कि एनी प्रॉपर्टी, असेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, कोई सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है, चाहे हमने उनकी इनकम इंडिया के बाहर भी रिसीव क्यों ना किए हो, पर सोर्स ऑफ इनकम तो हमारा इंडिया में ही था ना। उन्होंने, मिस्टर एक्स ने इंडिया में ही आकर लेक्चर दिए थे ना, तो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ था उनका, इंडिया में था। तो इस केस में क्या होगा, उनकी इनकम को हम कहाँ मानेंगे, अक्रू और अराइज इंडिया में ही मानेंगे। ओके, तो अब ये समझा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या है ये, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया। तो इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे मिस्टर एक्स ही है, हमारे मिस्टर एक्स ने क्या किए, इंडिया में एक प्रॉपर्टी लिए है, इंडिया में एक प्रॉपर्टी लिए, उसको क्या किया, बेच दिए। उनकी इंडिया में एक प्रॉपर्टी थी, उन्होंने क्या किया, बेच दिए, वो प्रॉपर्टी को क्या किए, बेच दिए। मतलब कैपिटल असेट जो है वो इंडिया में ही ट्रांसफर किए, इंडिया में ट्रांसफर किए, मतलब इंडिया में ही इनकम उनकी अक्रू और अराइज हुई ना इस केस में, है ना। मतलब समझा क्या, कि जो कैपिटल असेट है, जो कैपिटल असेट इंडिया में सिचुएटेड है उनका, मिस्टर एक्स भले ही फॉरेन में रहते हो, फॉरेन से ही वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि जो मेरा असेट है, लैंड है, वो तुम खरीद लो। ऐसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर वाई के साथ कि ये मेरा लैंड है, ये इंडिया में प्रेजेंटेड है और ये मैं 1 करोड़ में बेच रहा हूँ। तो ये जो 1 करोड़ की इनकम है उनकी, जो 1 करोड़ की इनकम है उनकी, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम इंडिया में ही अक्रू और अराइज मानेंगे। समझे अभी, समझे ये दोनों पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट क्या था, एनी प्रॉपर्टी, असेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। थर्ड वन क्या था हमारा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड, कोई कैपिटल असेट है उसको ट्रांसफर किए इंडिया में जो सिचुएटेड है, ओके, इंडिया में सिचुएटेड है उसको ट्रांसफर किए कैपिटल असेट को, उससे जो इनकम हुई उसको कहाँ मानेंगे हम, अक्रू और अराइज इंडिया में ही मानेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो अब हम ये समझते हैं बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है। सो बिजनेस कनेक्शन में भी एक एग्जांपल लिया, जैसे मिस्टर एक्स है हमारे, मिस्टर एक्स फॉरेन में रहते हैं, नॉन रेसिडेंट है, ओके, उनका एक एजेंट है, उनका एक एजेंट है मिस्टर ए नाम का, और मिस्टर ए कहाँ रहते हैं, मिस्टर ए इंडिया में रहते हैं, ओके, एंड इंडिया में मिस्टर एक्स का बिजनेस मिस्टर ए संभाल रहे हैं, मिस्टर एक्स जो बोलते हैं वो मिस्टर ए करते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, मिस्टर एक्स का बिजनेस कौन संभाल रहे हैं, मिस्टर ए संभाल रहे हैं। मिस्टर ए क्या है, मिस्टर एक्स के एजेंट है। तो इस केस में जो भी बिजनेस से, इंडिया के बिजनेस से जो भी इनकम आएगी, वो इनकम क्या होगी, वो इनकम को हम मानेंगे कि वो इंडिया में ही अक्रू और अराइज हुई है, ओके। वो इनकम को क्या मानेंगे हम, वो इनकम को मानेंगे कि वो इंडिया में ही अक्रू और अराइज हुई है, उसको हम इंडिया में ही टैक्सेबल करेंगे। सो बिजनेस कनेक्शन का मतलब समझा आप। बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या, जैसे कोई फॉरेनर नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट का कोई एजेंट यहाँ काम कर रहा है, कोई एजेंट उसके बिहाफ में काम कर रहा है यहाँ, तो उस केस में जो भी इनकम यहाँ अक्रू और अराइज होगी, इंडिया में अक्रू और अराइज होगी, वो इनकम को क्या मानेंगे हम, वो इनकम को मानेंगे कि वो इनकम इंडिया में ही हुई है, वो इनकम इंडिया की ही है और वो इंडिया में ही हम टैक्सेबल करेंगे, ओके। बट अब कुछ एक्सेप्शंस है, बिजनेस कनेक्शन के कुछ एक्सेप्शन है। किस किस केस में हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, किस किस केस में नहीं मानेंगे। पहला केस है हमारा परचेस ऑफ गुड इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। अगर मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स क्या है, नॉन रेसिडेंट, उनका एजेंट था हमारा मिस्टर ए, मिस्टर ए एजेंट थे, तो मिस्टर ए ने क्या किए, गुड्स परचेस किए इंडिया से और एक्सपोर्ट किए, उन्होंने आउटसाइड इंडिया क्या किए, एक्सपोर्ट किए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम क्या नहीं मानेंगे, हम उसको अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे और उनको हम टोटल इनकम में भी नहीं लेंगे। ये एक्सेप्शन है, मतलब क्या, अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। सेक्शन 9 का क्या है, ये एक्सेप्शन है। सो पहली चीज को किसको नहीं मानेंगे, परचेस ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, इस चीज को हम क्या नहीं मानेंगे, इस चीज को हम अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। सेकेंड वन इज
collection of news and waves in transmission in India for transmission out of India. कोई जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्टर का काम है, जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की एजेंट थे मिस्टर ए. अब मिस्टर ए का बिजनेस क्या है? न्यूज कलेक्ट करना और फॉरेन में न्यूज को ट्रांसमिट करना. उनका काम क्या है? यहाँ की न्यूज को फॉरेन में दिखाना. तो यहाँ की न्यूज एंड वेव्स को कलेक्ट कर रहे हैं और कहाँ दिखा रहे हैं? फॉरेन में दिखा रहे हैं. तो इस केस में भी क्या होगा? इस केस में भी हम उनकी टोटल इनकम को अक्रू और अराइज इंडिया में नहीं मानेंगे. ओके, सेकेंड केस समझा. थर्ड केस इज शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन इंडिया. कोई फॉरेन फिल्म्स है, कोई फॉरेन फिल्म्स को अगर हम इंडिया में शूट करें, कोई फॉरेन, जैसे वही एग्जांपल मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की कोई फिल्म का बिजनेस होगा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिस्टर एजेंट के थ्रू एक फिल्म बनवाना चाहते थे वो, तो उन्होंने इंडिया में फिल्म बनवाने का सोचे. तो इस केस में जो भी इनकम होगी वो फिल्म से जो भी इनकम होगी उनको हम क्या नहीं मानेंगे? अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे. ओके. एंड थर्ड वन इज फॉरेन कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड. कोई फॉरेन कंपनी है और वो यहाँ क्या कर रही है? डायमंड का बिजनेस कर रही है, डायमंड के माइनिंग का बिजनेस कर रही है. ओके, डायमंड की खदान का बिजनेस कर रही है. तो इस केस में क्या करेंगे हम? इस केस में भी उनकी इनकम को टैक्सेबल नहीं करेंगे, अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे. ओके, तो ये 4 एक्सेप्शन समझे. पहला एक्सेप्शन क्या था हमारा? परचेस ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट. पहला क्या था? परचेस ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के केस में. सेकंड वन इज न्यूज एंड वेव्स, थर्ड वन इज फिल्म्स, फोर्थ वन इज माइनिंग ऑफ डायमंड. इतना याद रखना बस. ऐसे कैसे याद रखोगे एक्सेप्शन? पहला क्या है हमारा? परचेस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट याद रखना. सेकंड क्या है हमारा? कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड वेव्स इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया, सो न्यूज एंड वेव्स याद रखना. थर्ड वन इज शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन इंडिया, फिल्म्स याद रखना. एंड फोर्थ वन इज फॉरेन कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड. कोई माइनिंग ऑफ डायमंड का फॉरेन कंपनी है और डायमंड की माइनिंग का काम कर रही है. तो इस केस में भी हम कैसे याद रखेंगे? माइनिंग ऑफ डायमंड केस से याद रखेंगे. ओके, सो ये एक्सेप्शन समझे. सेक्शन 9 समझा. सो अब हमारा यहाँ सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 भी खत्म होता है. ओके, तो सेक्शन 7 क्या था हमारा? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का. सेक्शन 8 क्या था? डिविडेंड इनकम, जिसमें हमने देखे थे कि इंडियन कंपनी जो भी अगर डिविडेंड देगी तो उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम इंडिया में टैक्सेबल नहीं मानेंगे. एंड फॉरेन कंपनी देगी तो इंडिया में टैक्सेबल करेंगे. ओके. एंड सेक्शन 9 क्या था हमारा? इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. उनमें बिजनेस कनेक्शन था, सोर्स ऑफ इनकम था एंड कैपिटल असेट था. ओके, इन चीजों को हम कैसे कैसे ट्रीट करेंगे अब ये समझा. ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू ऑल, बाय बाय.